आनंदवर्धन जी, आपने देश के तमाम चुनाव देखे हैं, बहुत करीब से देखे हैं, कवर किया जाके। ब्रांड मोदी का चेहरा कमजोर पड़ जाना और राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का इतना तेजी के साथ आगे बढ़ना, मुझे नहीं पता कि क्या ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर है, भाजपा के नेताओं के झूठ बोलने का असर है। लेकिन इन परिस्थितियों में जैसा अनिल जी बता रहे हो, जैसा संजीव जी बता रहे हैं, अगर ये दोनों राज्य अगर बीजेपी हार जाती है, छत्तीसगढ़ में उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है, और मिजोरम में आज राहुल गांधी गए हुए हैं, हम सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी का और तेलंगाना में वो तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रही है कि वो ओवैसी से आगे आए या पीछे आए। अगर ये बात सही होती है, ये स्थिति ऐसी बनी रहती है, 5 में से कोई राज्य अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता है, तो इस पूरे घटनाक्रम पे आनंद जी आपकी क्या टिप्पणी है? नहीं, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये मोदी जी का वो नहीं हुआ है। मोदी जी का चेहरा इतना ज्यादा चकाचौंध में हो गया है कि आम आदमी अब देखना मुश्किल हो गया उसके लिए। कभी कभी होता नहीं, बहुत ज्यादा अगर फोकस हो जाए तो इतने इवेंट, इतना वो, इतना चकाचौंध कि अब दिख ही नहीं रहे हैं मोदी जी। वो सिर्फ चकाचौंध दिख रही है, वहां क्या है मोदी जी तो नहीं दिख रहे। देखिए, मुख्य रूप से यह है कि मोदी जी ने बिल्कुल साफ साफ एक मैसेज भी दिया है और ये सबको बताया है कि मैं मोदी मतलब बीजेपी, मोदी मतलब आरएसएस, और मोदी मतलब ये इस देश में एक ही नाम चलेगा। अगर आपको याद हो, या मतलब ये ऑर्गेनाइजर की प्रॉपर रिपोर्ट थी, उनका आर्टिकल था जहां पे उन्होंने ये मोदी जी के को ये हिदायत दी गई थी, या उनको ये सजेशन दिया गया था। हिदायत तो उनको देने की किसी की हिम्मत नहीं, कि भाई आपके चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि आपका चेहरे पे चुनाव, जब हम लोग राज्य के चुनाव लड़ते हैं तो उसमें हारने से पार्टी का बहुत नुकसान होता है। लेकिन मोदी जी तो नहीं माने। मोदी जी तो मोदी जी हैं। अगर मोदी जी मानने वाले होते तो इस देश में नोटबंदी में ही मोदी जी कुछ मान लिए होते। तो वो उनके डीएनए में नहीं है। अच्छा, वो क्या होता है कि उनको लगता है कि अगर कोई मुझे कोई सजेस्ट कर रहा है तो मेरा विरोधी है। अब वो और जोर शोर से जुट जाते हैं अपने को। नोटबंदी में हम सब लोगों ने देख लिया है उन्होंने किस तरह से नोटबंदी का काम किया था। खैर, दिक्कत क्या उनको, उनकी बेसिक दिक्कत राजस्थान मध्य प्रदेश से ज्यादा वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान से व्यक्तिगत रूप से है। ये उनके कंटेम्प्ररी है। तो अब भाई, आप और हम कंटेम्प्ररी मान लीजिए, भाई मैं उम्र में ज्यादा, सिर्फ और कोई फर्क नहीं। अब कल के दिन आप कहीं पहुंच जाइए तो मुझे लगे यार ये तो अपना संजय साहब ऐसे कैसे। अब संजय जी वहां से हुक्म चलाने लगे और संजय जी को ये लगे कि इनको बुलाने से मेरी दिक्कत होती है। देखिए, ये हम और आप, तो ये केवल वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान नहीं है। आप आज की तारीख में सेंट्रल गवर्नमेंट में ये भी लोगों को समझना होगा। दिक्कत क्या है कि इनके पास लोग ही नहीं है जिसको बनाए। ये एलके आडवाणी को छुएंगे नहीं, मुरली मनोहर जोशी को छुएंगे नहीं, उमा भारती को छुएंगे नहीं, प्रकाश जावड़ेकर को छुएंगे नहीं, राजीव रूडी को छुएंगे नहीं। भाई, ये सब लोगों को इसलिए नहीं छुएंगे क्योंकि ये अटल जमाने के नेता हैं। रविशंकर प्रसाद को नहीं छुएंगे। उत्तर प्रदेश में कलराज मिश्रा, कल्याण सिंह, केशरीनाथ त्रिपाठी, मतलब मैं इतने नाम है। एक राजनाथ सिंह कैसे बचे हुए हैं अभी तक, क्योंकि शायद वो एक कनेक्शन राजपूत का है और योगी आदित्यनाथ को यहाँ मैनेज करना है, तो भाई वो कहीं ये दोनों एक साथ में हो जाए, वो एक मामला बन सकता है। तो पहली चीज तो यह है कि इनको अपने कंटेम्प्रेरीज को ये दिखा देना है कि तुम लोग किसी लायक नहीं और तुम कहीं आना भी मत। दूसरा यह है कि जो जो इसको ठीक से संजीव जी ने और नवीन अनिल जी ने बहुत ठीक से कर दिया, इनके अंदरूनी झगड़े जनरली क्या होता है कि जब इनका टिकट अनाउंस हो जाता है तो एक दो दिन के अंदर अंदरूनी झगड़े समाप्त हो जाते हैं और फिर लोग लग जाते हैं। मोदी जी में अब वो कारीगरी भी नहीं रह गई है। ये हिमाचल प्रदेश में भी हम लोगों ने देख लिया, जो वीडियो वायरल हो गया था या वो जो ऑडियो वायरल हो गया था, ये खुद फोन करके अपने लोगों से कह रहे थे, अपने अपने आदमी से कह रहे थे कि भाई बैठ जाओ, वो नहीं बैठ रहा था। तो अब मोदी जी के पास का वो जो कंट्रोल है वो भी साफ साफ दिख रहा है कि नहीं है। जो ज्यादा बड़ी बात मुझे लग रही है, जैसा मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं क्योंकि अनिल जी ने बता दिया कि भाई कैसे वहां अशोक गहलोत का है। थोड़ा लोगों के मन में यह भी आ रहा है कि एक तरफ एक पार्टी जो केवल वादे करती है, एक तरफ एक पार्टी है जो केवल आश्वासन देती है, दूसरी तरफ एक पार्टी, अभी कम से कम नई कांग्रेस के बारे में तो ये कहा जाएगा। और मुझे बिल्कुल ठीक से याद है कि छत्तीसगढ़ में जब 2018 का चुनाव हुआ था तो मेरे एक दो डायरेक्ट जानने वाले लखनऊ में जो रहते हैं, उन लोगों ने भी अपने धान बेचे नहीं थे। उन लोगों ने वेट किया था और उनको ये उम्मीद थी कि अगर कांग्रेस ने कहा, उस समय शायद 2500 की बात थी या 2400 या 2500 था, जब एमएसपी यहां बहुत कम था, उस समय कांग्रेस ने वो या कांग्रेस बोली या बघेल साहब बोली, उन्होंने वो धान महंगे, आज भी पूरे देश में एमएसपी से ज्यादा पे वो खरीद कर रहे हैं। तो जो जो उनके वादे हैं वो हैं। अब यहाँ क्या दिक्कत हुई, हिमाचल प्रदेश में उन्होंने अपने जो वादे किए थे वो सरकार आने के मतलब एक रीजनेबल टाइम में, महीने दो महीने के अंदर पूरे किए। कर्नाटक में उन्होंने अपने, अब वो गारंटीज बोल रहे हैं, वो गारंटीज की,
उन्होंने मध्य प्रदेश में जो 6 गारंटी की बात की है उसके रिएक्शन में, मतलब ये तो जैसे मोल भाव नहीं हो गया है, वो अगल बगल क्यों कि उसने कांग्रेस ने कहा कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, तो ये कह हम 450 रुपए में देंगे। अरे भाई 450 में, मतलब 500 भी कहते हैं 450, लेकिन पिछले 18 साल में क्यों नहीं किए थे? पिछले 18 साल में आपने ये सिलेंडर क्यों नहीं किया था? लोग ये पूछ रहे हैं। तो एक तो थोड़ा विश्वसनीयता कांग्रेस की ज्यादा बढ़ गई है, ये भी एक मुश्किल मोदी जी के लिए। मोदी जी की विश्वसनीयता उसी तरह से उतनी ही घटती जा रही है। अब लोगों को विश्वास नहीं रह गया है, क्योंकि मोदी जी का क्या है ना कि मोदी जी साधारण बातचीत नहीं करते हैं, मोदी जी लंबी लंबी बातचीत करते हैं। अगर ये नोटबंदी हुई तो मुझे चौराहे पे खड़े होके 50 दिन के बाद, अब चौराहे पे तो आप दिखे नहीं कहीं, क्योंकि अगर आप चौराहे पे खड़े होते तो क्या है श्रोता मालूम है क्या है? तो आपकी जो लंबी चौड़ी बातें होती हैं लोगों को ये समझ में आती जा रही। मैं एक चीज और इसलिए कहूंगा कि वो भी एक फैक्टर है, मैं किसी चीज को रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूं कि ऑलरेडी अनिल जी ने और संजीव जी ने बहुत अच्छे से समझा दिया है, लेकिन एक फैक्टर और है। वो फैक्टर मायावती जी की बीएसपी, जीजीपी, बेनीवाल, बाप, ये जो रीजनल पार्टीज मध्य प्रदेश और राजस्थान की हैं, ये भी अब तक एक मोर्चा बना के लड़ रही हैं। मेरी बिल्कुल निश्चित मान्यता है, और कम से कम मध्य प्रदेश के बारे में निश्चित मान्यता है कि इस बार वहां पे दलित वोट अगर एक जगह होंगे, या मायावती जी को जो भी वोट मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 20 मिलेंगे, 50 मिलेंगे, वो शायद ज्यादा नुकसान बीजेपी का करेंगी बनिस्पत कांग्रेस के, क्योंकि दलित वोट पर से पिछले इलेक्शंस में बीजेपी के साथ ज्यादा अलाइन हो गया था बनिस्पत कांग्रेस के। तो एक तो वहां पे मुझे ये लग रहा है कि एक फर्क ये भी पड़ने जा रहा है जो उनको डैमेज करेगा। उसके सामने तो थोड़ा सा राज्य इलेक्शन में तो डैमेज नहीं करेगा, लेकिन इंडिया का ओवरऑल उसमें जो अखिलेश यादव जी ने अपना निर्णय सुना दिया है कि 7 सीट पे पहले और 9 सीट पे अब और 30 सीट पे लड़ेंगे और 50 सीट पे लड़ेंगे, उससे मैं जो देख पा रहा हूं राज्य इलेक्शन पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अखिलेश जी का पिछला रिकॉर्ड कर्नाटक में उनके कैंडिडेट को 100 से कम वोट मिले थे, 2 जगह लड़े थे, एक जगह 54 या 60 थे, एक जगह 84 या 85 थे, उत्तराखंड में 5 550 थे। उससे अच्छी स्थिति नहीं होने जा रही है। एक आध जगह जो लोकल अपने अपने दम पे जो एक आध कोई कैंडिडेट जीत जाए, मतलब कुछ वोट पा जाए तो पा जाए, जीतने की स्थिति तो नहीं है। लेकिन ओवरऑल इंडिया का जो एक नैरेटिव बन रहा है, उस पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बीजेपी को आप लीवरेज देंगे उस पर 4 बार डिबेट करने का, 2 बार कहने का। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी जब सीटों का बंटवारा होगा तो मुझे नहीं लगता है कि इसका 1% भी प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा। मैं एक चीज और कह दूं, जिसका जो जो आपने कहा कि राहुल गांधी मिजोरम जा रहे हैं, आपने बताया कि लोगों को वहां तक पता है, लेकिन मोदी जी मिजोरम नहीं जा रहे हैं। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो गया है क्योंकि मोदी जी नहीं जा रहे, तो मोदी जी हो रहा है ये भाग रहे हैं। भाई क्यों नहीं जा रहे हो? ये भाग रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि मणिपुर में बोलना पड़ेगा। मणिपुर पे क्यों नहीं? मणिपुर आपका, तो मणिपुर पे बोलने के लिए समय नहीं है, इजराइल पे बोलने के लिए समय है। मतलब इजराइल पे भारत की जो निश्चित पॉलिसी थी उसके अगेंस्ट जाके मोदी जी बोलने लगे। जो भारत की एक विदेश नीति है उससे अगेंस्ट आपने बोला जाके, आपको इतनी दोस्ती याद आने लगी और आप मणिपुर पे बोल नहीं रहो। 2 चीजें मैं करके खत्म करूं, राजस्थान से इसको कर दूं। एक तो राजस्थान में मेरे हिसाब से अगर जिस तरह से वसुंधरा राजे का ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं और जिस तरह से, मतलब इसकी कोई निश्चित प्रमाण तो किसी के पास है नहीं, इसकी भी संभावना है कि कुछ इंडिपेंडेंट इस बार ज्यादा आएंगे राजस्थान में। उनकी संख्या कुछ 10 से लेके 20 तक भी हो सकती है, 25 तक भी हो सकती है, और वो शायद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे अगर 101 का मार्क किसी ने नहीं छुआ। हो सकता है 90 पे कोई रुक जाए, हो सकता है कोई 80, क्योंकि वहां ये नहीं होने वाला है कि कांग्रेस या बीजेपी 150 और दूसरी पार्टी 50। वहां जो भी फायदा वो फर्क रहेगा वो 10-20 सीट का रहेगा। और चलते चलते मैं जरा अनिल जी से भी एक चीज पूछ लूं, मैंने बहुत से लोगों से मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं इतिहास का, मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन वो इतिहास में रहा है, मैं जरा अपनी समझ के लिए, क्योंकि मुझे ये नहीं दिखा, ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी बताए हैं कि चेतक की जो माँ या नानी थी वो गुजरात की थी, नहीं मैं जरा समझने के लिए ऑन अ सीरियस नोट, ये भाई राजस्थान में के लोगों से मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग बारात लेके गुजरात गए थे कि डेस्टिनेशन वेडिंग किए थे, कि गुजरात के चेतक की नाना नानी लोग आ गए थे वहां पे डेस्टिनेशन वेडिंग करने? क्योंकि डेस्टिनेशन वेडिंग मैंने कम से कम राजस्थान में 2 बार की है। तो अनिल जी अगर कहीं से पता लगे, क्योंकि इतिहास का मैंने खूब इतिहास की किताबें टटोली, लेकिन ये अगर कहीं पता लग जाए कि चेतक की नानी कहाँ की थी, तो एक अच्छी बात रहेगी हम लोगों को जानने के लिए कि भाई चेतक की नानी गुजरात से आई। मैं अनिल जी एक और चीज आपको ऐड कर दूं, मतलब आप बताइएगा। देखिए कुछ चीजें होती हैं जब आपका समय ठीक चल रहा होता है तो कुछ
नियति भी आपका साथ देने लगती है। आज से 1 साल पहले अशोक गहलोत मोर और लेस एक समय डिसाइड हो गया था कि ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। अशोक गहलोत पुट हिज फुट डाउन, उन्होंने कहा नहीं, मुझे चीफ मिनिस्टर भी चाहिए और प्रेसिडेंट भी चाहिए। मामला इसी पे अटका था। आज अगर जरा आप वापस मुड़ के देखिए और अशोक गहलोत अगर प्रेसिडेंट होते तो कांग्रेस इतनी स्ट्रांग विकेट पे नहीं होती। खड़गे एज प्रेसिडेंट ने ना केवल कांग्रेस बल्कि एंटायर विपक्ष को उन्होंने एक दूसरी तरह की स्फूर्ति दे दी है भाई। उससे बेहतर ऑप्शन कांग्रेस के पास अगर अब आप देखिए तो कोई था ही नहीं खड़गे से बेटर। तो खड़गे हैज गिवन दैट ओवरऑल एक अनुभवी नेता जो ड्राइव कर रहा है, जिसने 54 साल का, मतलब इट इज मोर देन हाफ, 50 साल से ज्यादा का जिसके पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, जो हार्डकोर इलेक्शन लड़के आता है, वो राज्यसभा और वो वाला नहीं है, अभी राज्यसभा में है लेकिन लगातार वैसे विधानसभा और लोकसभा का इलेक्शन दलित समुदाय से आता है। और उधर अशोक गहलोत की जो हैंडलिंग है, उस हैंडलिंग को पॉलिटिकल मैनेवर से, और ये भी ध्यान रखिएगा लोग भूल जाते हैं, गुजरात में जो पिछले 25 साल का बेस्ट कांग्रेस का परफॉर्मेंस था वो 2017 में था, जब अशोक गहलोत वाज दी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज। जी जी। अच्छा, आनंद जी, क्या लगता है कि ये जो हिंदू मुस्लिम वाला खेल है जो कन्हैया लाल का जिक्र हो रहा है, और अनिल जी ने बहुत अच्छी बात कही, क्या इस पर सोशल स्कीम भारी पड़ सकती है? और ये भारी पड़ गई तो पूरे देश में एक बहुत बड़ा चेंज होगा कि ये जो हमेशा ये हिंदू मुसलमान का खेल खेलते हैं वो पीछे रह जाएगा, विकास की बातें, सोशल स्कीम की बातें आगे आ जाएंगी। क्या लगता है आपको राजस्थान में ये प्रयोग सफल हो पाएगा? संजय, मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे इस क्वेश्चन का आंसर थोड़े लंबे, मतलब थोड़ा एक मिनट ज्यादा लेके दे दूं। अनिल जी, मैं अभी पिछले महीने शायद सितंबर की 20-21-22 तारीख को जयपुर में गांधी वाटिका बनाया गया है। गांधी वाटिका को गांधी पीस फाउंडेशन के कुमार प्रशांत जी ने ही उसका मतलब परिकल्पना ये सब की है, लेकिन राजस्थान सरकार के द्वारा है। मुझे भी बुलाया गया था, मैं भी था। मतलब मैं एक छोटी सी बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अशोक गहलोत की जो बारीकी है, इट इज सो, मतलब मुझे देख के लगा कि कोई आदमी इतना सोच सकता है। शाम को उन्होंने घर पे सबको खाने पे बुलाया था, तो भाई बड़ा खाना होता है, चीफ मिनिस्टर का खाना है, वर्दी अर्दी चमक अमक दमक, हालांकि सोने और चांदी के प्लेट पे तो नहीं था, लेकिन साफ सुथरी प्लेट पे खाना आना था। वहाँ खाना ने खिलाया। तो जब वो आए, सबकी टेबल पे जा रहे थे, बैठ के बात कर रहे, तो हमारे आए, तो हमने कहा भाई आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि कम से कम आपने गांधी को याद रखा और गांधी को जोड़ने का काम किया, क्योंकि हमारे यहाँ तो सर्व सेवा संघ है, उसको गांधी को तोड़ने का काम हम लोग कर दिए हैं। वो इतना, उसका पॉलिटिकल सेंस इतना ज्यादा था। और मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि उनको कोई जरूरत नहीं थी उन्होंने देश भर के गांधीवादियों को बुला लिया। अब अगर आप देश भर के गांधीवादियों को बुला के गांधी का एक बड़ी चीज दिखा देंगे, तो अगर किसी गांधीवादी के मन में कहीं इधर उधर भी रहेगा तो वो कहेगा नहीं नहीं ये भाई बहुत अच्छा काम किया। कौन वहां से जो वापस आएगा वो कन्वर्ट होके आएगा, अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ भी है तो, हालांकि वहां तो गांधी। तो फिर उन्होंने जो, मुझे अगली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, उनके साथ वो जो 1-2 लोग चलते हैं पीछे, जो उनके सहयोगी हैं, उन्होंने कहा जरा इनसे ठीक से समझ लो, फोन नंबर ले लो, और ये क्या कह रहे हैं जरा ये समझो कि क्या जोड़ना तोड़ना है। तो भाई मैंने उनको समझाया कि सर्व सेवा संघ क्या है, कैसे गांधी का था, कैसे जेपी और विनोबा की जगह थी जहां पे ऐसे इंस्टीट्यूट चलता था, वहां बुलडोजर चला दिया गया है। व्हाई आई एम टेलिंग दिस इज, ये नहीं किसी चीफ मिनिस्टर को ये सब है। चीफ मिनिस्टर तो अपने ही उसमें तरंग में रहता है। यहाँ जो चीफ मिनिस्टर नहीं है वो भी अपनी तरंग में रहते हैं, वो तो पोर्टफोलियो बांट रहे हैं। यहाँ पे बहुत से लोग अभी पोर्टफोलियो बांटना शुरू हो गया है। हैविंग सेड दैट, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अशोक गहलोत इज वन। आज अगर हमारे मोदी जी राहुल गांधी और गांधी परिवार के बाद, अभी तो हम कहेंगे उनके बराबर और उनसे ज्यादा अगर किसी को टारगेट किए हुए हैं तो वो अशोक गहलोत है। ही इज टारगेटिंग अशोक गहलोत अगेन एंड अगेन। और कन्हैया लाल वाला जो मामला है उसमें वो बात चिपक नहीं पा रही है। चिपक इसलिए नहीं पा रही है, उससे 2 प्रश्न हो रहे हैं कि आपने नूपुर शर्मा का क्या किया, क्योंकि ये ट्रिगर हुआ था नूपुर शर्मा को उससे। दूसरी बात ये हो रही है कि कन्हैया लाल में क्या, भाई अशोक गहलोत ने उनको 4-6 घंटे के अंदर पकड़ के सुपर्द कर दिया। अब उसकी न्यायिक प्रक्रिया है देश में, जो जुडिशरी की हालत है वो आप जानिए, उसमें अशोक गहलोत क्या करेंगे। लेकिन आपके यहाँ तो लोग पकड़े ही नहीं जाते हैं, आप तो कुछ करते ही नहीं है। मोनू मनेसर को आपके चीफ मिनिस्टर उसको पेट्रोनेज देके उसको भगाने का काम करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये जितनी बात ये कर रहे हैं वो उनके अगेंस्ट जा रही है। और मोदी जी इस समय उनको लगता है कि अशोक गहलोत को डिमीन करके,
जब वो कहते हैं ना कि आपका जो यहाँ पॉलिसी चल रही है हम भी इसको चलाएंगे, तो आप एडमिट कर रहे हैं कि अशोक गहलोत ठीक पॉलिसी चला रहे हैं, तो अगर वो चलाएंगे तो मैं आपको चेंज क्यों करूंगा भाई। मोदी जी का कनेक्ट आम आदमी से खत्म हो चुका है। और दूसरा एक ये भी है कि अशोक गहलोत का पहनावा जो मैंने 25 साल 30 साल पहले देखा था, अशोक गहलोत वैसी पहनते हैं, वो आज भी चक ये जो अपने यहाँ एक दिक्कत क्या है ना, लोगों को ये भी बुरा लग रहा है आप जो इतने कपड़े बदलते हैं, इतने कपड़े में बदलते हैं। जैसे मैंने चेतक का पूछा था, वैसे मैंने कई लोगों से पूछा कि भाई मुझे एक कोई ये बता दे उसी कपड़े को अगर ये दोबारा पहने हो तो कोई इस तरह के कुछ 5-7 एग्जाम्पल बता दे कि जो एक कपड़ा पहना अगर उसको फिर से पहना गया हो। तो ये भी तो जरा, क्योंकि लोगों का भी ये ठीक नहीं लग रहा है। देश, एक गरीब देश में आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये ठीक नहीं लग रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि अशोक गहलोत का कनेक्ट बिल्कुल ठीक से है आम आदमी से, वो उनको समझते हैं और लोगों को लगता है कि अपने ही बीच का कोई